हेलो फ्रेंड्स, मैं संदीप कुमार। आज परफेक्ट एजुकेशन मोतिहारी यूट्यूब चैनल पर आप लोग का स्वागत है। आज हम लोग पढ़ रहे हैं मोशन के पार्ट 1 हम लोग पढ़ लिए हैं। उसमें बहुत सारे स्केलर, वेक्टर, इस सब के बारे में हम लोग बहुत अच्छी तरह से जानकारी लिए। अगर मेरा वीडियो नहीं देखें तो प्लीज जाकर देख लें, नहीं तो आपको इस पार्ट 2 जो मोशन का जो आपको शुरू करेंगे उसमें उसका डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूंगा, ताकि वहां से भी आप जाकर देख सके। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो अभी नहीं, अंत में सब्सक्राइब कर ले, पहले नहीं। तो आइए शुरू करते हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे मोशन का एक टॉपिक है न्यूटन। जैसे न्यूटन में प्रथम नियम, द्वितीय नियम, तृतीय नियम, इस सब बारे में जो मोशन का कुछ टॉपिक बच गया इस पर चर्चा करेंगे। तो आइए देर न करते हुए अपने टॉपिक की ओर चलते हैं। टॉपिक क्या है, और अंत में 10 या 15 प्रीवियस क्वेश्चन को भी हल कराएंगे। अगर फेसबुक पर मेरा वीडियो अपलोड करते हैं तो आप लोग प्लीज लाइक और शेयर करना ना भूलें, ताकि आपको लाइक करने में जितना समय और लगता है वीडियो बनाने में, अगर आप यहाँ रहते तो आप समझ जाते थे कितना समय लगता है वीडियो बनाने में, कितना मेहनत लगता है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और दोस्तों में लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। तो चलिए अपने टॉपिक की ओर चलते हैं। न्यूटन के नियम क्या है इसके बारे में पहले जानेंगे। देखिए, आपको न्यूटन के गति के नियम के बारे में जानना होगा। एक देखिए, न्यूटन साहब ने 1687 ईस्वी में, किसमें 1687 ईस्वी में उसने प्रिंसिपिया पुस्तक का नाम है, किस प्रिंसिपिया, गति के नियम को प्रतिपादित किया था। तो प्रिंसिपिया जो पुस्तक न्यूटन साहब जो लिखे थे 1687 ईस्वी में लिखे हुए थे बुक, उसमें गति के नियम को क्या किए थे, उल्लेख किए थे या प्रतिपादित किए थे न्यूटन साहब ने। लेकिन न्यूटन के कितने नियम है, तो 3 नियम है। समझ जाइए कौन कौन सा। तो प्रथम नियम, द्वितीय नियम, तृतीय नियम। वो प्रथम नियम किस पर आधारित है, क्या कहा था, इसके बारे में देख लीजिए। न्यूटन के प्रथम नियम जो है वो क्या है, डिफिनेशन देखिए। रटने से कोई डिफिनेशन से क्वेश्चन नहीं बनता है, आपको उसके एग्जाम्पल और उसके क्या निचोड़ है उस पर क्वेश्चन बनाया जाता है कोई भी। तो देखिए कैसे इस पर क्वेश्चन पूछ सकता है एग्जाम में। तो क्वेश्चन ऐसे पूछ सकता है कि न्यूटन के प्रथम नियम किस पर आधारित है, तो बल की परिभाषा किस नियम पर आधारित है, एक क्वेश्चन पूछ सकता है। और प्रीवियस क्वेश्चन में पूछा हुआ है, आपको ये बात बताएंगे। तो बल की परिभाषा किस पर आधारित है, तो बल की परिभाषा प्रथम नियम पर आधारित है। और क्या है प्रथम नियम, तो देखिए किसी विराम अवस्था या किसी सरल गतीय अवस्था को बिना किसी बाह्य बल अवस्था लगाए जो गति करती है, उसी को तो हम लोग कहते हैं न्यूटन के प्रथम नियम। ऐसे भी कह सकते हैं जो आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। क्या है न्यूटन, देखिए, यदि कोई वस्तु विराम अवस्था में या विराम अवस्था में रहेगी, यदि वो एक समान चाल से सीधी रेखा में चल रही है, तो ऐसी चलती रही जब कोई बाह्य बल लगाकर उस पर वर्तमान अवस्था में परिवर्तन न किया जाए, उसी को क्या कहते हैं, न्यूटन के प्रथम गति, जो आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। प्रथम नियम को गैलीलियो या जड़त्व के नियम कहते हैं। तो देखिए, प्रथम नियम को गैलीलियो या जड़त्व के नियम कहते हैं, प्रथम नियम को। तो बल की परिभाषा प्रथम नियम से हमको प्राप्त हुआ। दूसरा बात क्या हुआ कि बल की परिभाषा जो है गैलीलियो प्रथम नियम को ही गैलीलियो जड़त्व के नियम कहते हैं। तो देखिए गैलीलियो जड़त्व के नियम, तो जड़त्व के नियम क्या है, जड़त्व क्या है, इसके बारे में पहले आपको जानकारी लेना बहुत जरूरी है। जड़त्व, तो देखिए जड़त्व क्या है, तो किसी बाह्य बल यानी किसी विराम अवस्था या समान अवस्था को, माने एक सरल सिद्ध समान अवस्था को बनाए रखने की प्रवृत्ति को, यानी कहने का मतलब किसी पर बाह्य बल ना लगाए और समान अवस्था और विराम अवस्था को बनाए रखने की प्रवृत्ति को ही हम जड़त्व कहते हैं। तो जड़त्व का डिफिनेशन सुन लिए, आपको लिखने का कोई जरूरत नहीं है, केवल समझना है कि जड़त्व के नियम क्या है। किसी पर बाहरी बल ना लगाए, वह समान अवस्था यानी विराम अवस्था या समान अवस्था को बनाए रखने की प्रवृत्ति को ही जड़त्व कहते हैं, और बल की परिभाषा ही प्रथम नियम को दर्शाता है। ये बात आप समझ गए होंगे। और एक बात
कि आपको स्क्रीन पर तो दिखाई दे रहा होगा, इसका एग्जाम्पल आपको बता रहे हैं। क्या है एग्जाम्पल, वो भी सुनते रहिए। देखिए, जड़त्व के कुछ उदाहरण होते हैं, जड़त्व के जो कुछ उदाहरण होते हैं जो आपको एग्जाम्पल के तौर पर आपको स्क्रीन पर भी दिखाई दे रहा होगा। जैसे ठहरी हुई मोटर या रेलगाड़ी को अचानक चल पड़ने पर उसमें बैठे यात्री पीछे की ओर झुक जाते हैं, ये लिखे हुए। जैसे मान लीजिए ठहरी हुई रेलगाड़ी है, कोई बाइक ही चलाता है, अचानक रुकता है, फिर स्टार्ट करता है, फिर आगे जो नहीं लोग कहते हैं रुक गया, यानी तेजी से जो है ना अचानक मोड़ पर चाहे कहीं रोका फिर आगे बढ़ाया, तो जो बैठे हुए व्यक्ति जो है आगे की ओर झुकता है, पीछे की ओर झुकता है, ऐसे सिचुएशन में तो वो जो प्रथम नियम पर ही काम करता है, न्यूटन के प्रथम नियम पर। दूसरा, चलती हुई मोटर। चलती हुई मोटर क्या है, देखिए दूसरा क्या है, चलती हुई मोटर के अचानक रुकने पर उसमें बैठे यात्री आगे की ओर, चलती हुई मोटर पर अचानक रुकने पर उसमें बैठे हुए व्यक्ति जो यात्री होते हैं आगे की ओर झुक जाते हैं, वो भी जड़त्व के नियम पर काम करते हैं। तीसरा क्या है, कंबल को हाथ से पकड़कर डंडे से पीटने पर धूल के कण झड़कर गिर पड़ते हैं। इस सिचुएशन तीनों आता है, यानी किसी कंबल को झाड़ते हैं तो डंडे को हाथ से पकड़कर ना उस पर धूल को यानी मारते हैं कंबल पर। जो कंबल पर मारते हैं वो भी प्रथम नियम पर ही काम करता है। तो आप समझ गए होंगे प्रथम नियम पर कौन कौन सा काम करता है। देखिए, प्रथम नियम पर ये कह सकते हैं कि आप देखिए एक तौर पर एक बार रिकॉल फिर करते हैं। प्रथम नियम ऐसा माने प्रथम नियम किसको कहते हैं, तो जो विराम अवस्था या एक सरल गति अवस्था को बनाए रखने की प्रवृत्ति को ही प्रथम नियम कहते हैं। प्रथम नियम बल की परिभाषा को दर्शाती है या व्यक्त करती है। कभी कभी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बल की परिभाषा को दर्शाती कौन है, प्रथम नियम। दूसरा बात, बल की परिभाषा के तो फिर देखिए गैलीलियो जड़त्व का नियम भी प्रथम नियम पर ही आधारित है। तो जड़त्व का नियम वही होता है जो किसी विराम अवस्था या समान अवस्था को बनाए रखने की प्रवृत्ति को, उसको हम क्या कहते हैं, जड़त्व के नियम कहते हैं। और देखिए इसके बाद इसका जड़त्व का उदाहरण क्या है, कोई चलते हुए मोटर गाड़ी पर अचानक आगे की ओर जो बैठे हुए व्यक्ति हैं अचानक आगे की ओर झुक जाए, उसको क्या कहते हैं, वो प्रथम नियम पर ही आधारित है। दूसरा क्या होता है, अगर चलते हुए अगर मान लीजिए कि कंबल में धूल है, यानी कंबल को हाथ से डंडे को पकड़कर झाड़ते हैं तो उसमें से क्या होता है, धूल गिरता है, तो वो भी जड़त्व के नियम के कुछ उदाहरण है। दूसरा क्या है, मोटर गाड़ी पर अगर मान लीजिए कि अचानक रुकने के बाद जब व्यक्ति पीछे की ओर झुकता है तो उसको भी जड़त्व के नियम के एग्जाम्पल के तौर के अंतर्गत आता है। तो आप ये ध्यान में रख लीजिए कि प्रथम नियम के अंतर्गत इतना आता है। द्वितीय नियम क्या है, तो देखिए द्वितीय नियम जो कहती है, जो आपको एग्जाम्पल के तौर पर ये भी दिखाई दे रहा होगा, और क्या है इसके बारे में पहले बता दी। द्वितीय नियम क्या है, द्वितीय नियम देखिए सुनते रहिए, आपको स्क्रीन पर भी दिखाई दे रहा होगा क्या है, तो है क्या, सुनते रहिए। द्वितीय नियम, किसी वस्तु के संवेग यानी पी मोमेंटम में परिवर्तन के दर उस वस्तु पर आरोपित बल के समानुपाती होता है और संवेग परिवर्तन बल की दिशा में होता है। तो देखिए क्या है कि संवेग में परिवर्तन की दर आरोपित बल के समानुपाती होता है। यानी आप कह सकते हैं कि F जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू P का मतलब संवेग, मोमेंटम, तो संवेग, ये बात आप ध्यान में रखे रहिएगा। तो संवेग हो गया, तो जो संवेग है फोर्स, तो फोर्स का फॉर्मूला आप ये जानते होंगे, F बराबर जो होता है ma, यानी आप कह सकते हैं P बराबर ma। ये किस नियम पर आधारित होता है, P देखिए P बराबर जो होता है मास गुने वेलोसिटी होता है। मास गुने क्या होता है, वेलोसिटी होता है। तो मास गुने जो वेलोसिटी होता है ना, P बराबर mv फॉर्मूला होता है। तो देखिए हम आपको क्या बता रहे हैं कि F बराबर ma तो होता है और P बराबर mv होता है। यानी आप कह सकते हैं कि M और A दोनों जो प्रोपोर्शनल है, तो यहाँ पर आप कह सकते हैं कि F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू P संवेग का होता है। तो जब संवेग के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा तो उसको द्वितीय नियम कहेंगे। द्वितीय नियम जो है बल की परिभाषा नहीं, बल के व्यंजक को प्राप्त करता है, यानी F बराबर जो ma होता है इसी को दर्शाता है।
आपको ये ध्यान में रखना होगा कि F बराबर M में यही द्वितीय बल का व्यंजक प्राप्त किस नियम से होता है, तो द्वितीय नियम से होता है। ये बात आपको ध्यान में रखना होगा। नेक्स्ट पढ़ते हैं तृतीय नियम की ओर। तृतीय नियम क्या है इसके बारे में पहले जानकारी ले। देखिए प्रत्येक, जैसे मान लीजिए कोई को मोछड़ काटता है तो क्या करता है, तुरंत रिएक्शन करता है, मारता है, फिर यानी क्रिया के विपरीत प्रतिक्रिया, यानी आप किसी को जवाब दिए, फिर उस आप ही को फिर उल्टे में जवाब दे दिया। इसका मतलब हुआ जो क्रिया के उल्टा, जो रिएक्शन के उल्टा, मैंने मान लीजिए कि कोई दवा खाया, वो रिएक्शन कर गया, तो क्या है, तृतीय नियम पर काम करेगा, क्योंकि किसी को मारे और तुरंत आपको भी मार दिया, तो ये तृतीय नियम न्यूटन साहब का होगा। और देखिए जैसे बंदूक से गोली चलाने पर चलाने वाले के पीछे एग्जाम्पल जो आपको स्क्रीन पर भी दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पर इसका देखिए जो आपको तृतीय नियम का डिफिनेशन क्या है कि प्रत्येक क्रिया के बराबर परंतु विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर बंदूक से गोली चलाने पर चलाने वाले पीछे की ओर धक्का लगाना। जैसे कोई व्यक्ति गोली चलाता है तो जब यहाँ कंधे से लगाकर चलाता है, तो जब कंधे से लगाकर चलाएगा तो जब वो शूट करता है तो पीछे की ओर धक्का देता है। जब वो पीछे की ओर धक्का देता है, आगे की ओर उसके बंदूक की जो गोली होती निकलती है, ये भी तृतीय नियम पर काम करता है। तीसरा देखिए, नाव से किनारे पर कूदने पर नाव के पीछे की ओर हटना। कहीं कहीं होता क्या है, किसी नदी में नाव पर बैठे व्यक्ति कूदते हैं, आगे की ओर कूदते हैं तो नाव पीछे की ओर जाता है, क्योंकि वो फोर्स लगाया आगे की ओर, तो फिर भी नाव पर भी अपना फोर्स लगा दिया पीछे की ओर, यानी क्रिया के उल्टा प्रतिक्रिया करने लगा। क्रिया के बराबर प्रतिक्रिया, उल्टा प्रतिक्रिया, तो इसी रीजन से आपको तृतीय नियम पर काम करेगा। देखिए रॉकेट उड़ाने में भी तृतीय नियम के, जैसे आप रॉकेट उड़ाते हैं तो रॉकेट उड़ाते हैं, वो भी तृतीय नियम पर काम करता है। अब पढ़ेंगे, अब तो उम्मीद करते हैं कि न्यूटन के जो तृतीय नियम, फर्स्ट नियम, द्वितीय नियम सभी को समझ लिए होंगे, उम्मीद करते हैं। और नेक्स्ट पढ़ेंगे क्या, संवेग संरक्षण का सिद्धांत। संवेग संरक्षण का सिद्धांत क्या है, इस पर हम लोग चर्चा कर रहे हैं। क्या है इसके बारे में देखते रहिए। तो देखिए संवेग संरक्षण का सिद्धांत, संवेग संरक्षण का सिद्धांत ये क्या होता है, इसके बारे में पहले चर्चा करें। संवेग संरक्षण का सिद्धांत, ये देखिए क्या होता है। इसमें सबसे पहले ये होता है, माने ऐसे होता है कि टक्कर के पहले वाले संवेग और टक्कर के बाद वाले संवेग बराबर हो। तो टक्कर के, जो आपको ये भी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, टक्कर के पहले वाले संवेग जो होगा वो टक्कर के बाद वाले संवेग के बराबर होगा, उसी को संवेग संरक्षण के सिद्धांत का नियम कहते हैं। जो आपको एग्जांपल के तौर पर देखिए, आपको स्क्रीन पर भी दिखाई दे रहा होगा। क्या स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, एक बार रिकॉल करते हैं। देखिए क्या है, ये होता है क्या है कि जैसे देखिए ये अपना लैंग्वेज में बता दिए कि टक्कर के पहले और बाद का संवेग क्या होना चाहिए। जैसे मान लीजिए टक्कर के पहले कोई मूवमेंट हो रहा है, जैसे मान लीजिए कोई टक्कर हुआ, टक्कर के पहले और बाद वाले संवेग क्या होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए। जब इक्वल हो जाएगा ना, बाद और टक्कर, जो बाद और पहले का, जो टक्कर के पहले टक्कर के बाद वाले संवेग इक्वल हो जाए, उसी को संवेग का संरक्षण सिद्धांत कहते हैं, जो आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। देखिए ये भी लिखा होगा, यदि कोनों के समूह, किसी समूह या निकाय पर कोई बाह्य बल नहीं लग रहा हो तो उस निकाय का कुल संवेग नियत रहता है। उसी को यही बातों कहा जाता है कि कुल संवेग नियत कब रहेगा, जब टक्कर के पहले और टक्कर के बाद जो संवेग जो हो क्या हो, बराबर हो। ये बात आप समझ गए होंगे। अब नेक्स्ट पढ़ते हैं आवेग। आवेग तो आप समझ रहे हैं कि वेलोसिटी जो है सदिश राशि थी, आवेग भी क्या होगा, सदिश होगा। आवेग का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स गुने टाइम। इंपल्स माने आवेग होता है। तो ये भी आपको देखिए दिखाई दे रहा होगा स्क्रीन पर कि इंपल्स बराबर क्या होता है, इंपल्स बराबर होता है फोर्स गुने टाइम अंतराल। तो ये क्यों लिखना पड़ रहा है कि इंपल्स बराबर फोर्स गुने टाइम होता है, ये क्योंकि आवेग का जब आप डायमेंशन बनाइएगा तो ये जरूरी पड़ेगा। आवेग एक क्या है, सदिश राशि है। आवेग एक क्या है, सदिश राशि है। ये बात आप समझ गए। अब देखिए इसके बाद हम पढ़ते हैं इसका मात्रक जो होगा। देखिए मात्रक कैसे निकाला जाता है, फोर्स के ऐसे ही मात्रक न्यूटन, टाइम के ऐसे ही मात्रक सेकंड न्यूटन। एनएस क्या है, इंपल्स का
मात्रक है। इस प्रकार आपको, या जो आपको स्क्रीन पर भी दिखाई दे रहा होगा। अब पढ़ेंगे अभिकेंद्रीय बल, एक अपकेंद्रीय बल, इन दोनों के बारे में हम चर्चा करेंगे। तो अभिकेंद्रीय अपकेंद्रीय बल के बारे में देखिए क्या होता है। अभिकेंद्रीय बल एक होता है अपकेंद्रीय बल। देखिए अभिकेंद्रीय अपकेंद्रीय बल। अभिकेंद्रीय बल का मतलब होता है जब कोई वृत्ताकार मार्ग पर कोई वस्तु जो है वेग गतिशील पिंड एक नियत चाल से चल रहा है, तो वो जो है वृत्त के अंदर केंद्र की ओर फोर्स लगता है, वृत्त के अंदर की ओर फोर्स लगता है, उसको अभिकेंद्रीय कहते हैं। जो अभिकेंद्रीय बल के उल्टा यानी अंदर ना लाकर कहीं बाहर लगे, माने जो वृत्त पर कोई गतिशील पिंड एक समान चाल से चल रहा है, अगर उस पर जो है उसका केंद्र की ओर बल लगे, केंद्र की ओर, तो वो होता क्या है कि अभिकेंद्रीय बल। अगर केंद्र की ओर ना लग के बाहर लगे उसको अपकेंद्रीय बल कहते हैं। तो आप समझ गए होंगे। जैसे मान लीजिए कुआं जो मौत के कुआं हम लोग मेला में देखते हैं, वो अभिकेंद्रीय बल पर ही सटीक को बैठता है। जैसे मान लीजिए कि कुएं के अंदर सभी वाहन को घुमाते हैं, एकदम चक्रण कराते हैं, तो वो अभिकेंद्रीय बल पर ही उदाहरण है। लेकिन अपकेंद्रीय बल उसके उल्टे होते हैं। जैसे कपड़ा सुखाने वाले मशीन, दूध से क्रीम निकालने का, ये सब किसके एग्जाम्पल है? अपकेंद्रीय बल का। तो ऐसा नहीं, जो मौत के कुआं जो है वो देखते हैं, वो पूछा जाएगा कि मौत के कुआं किस पर आधारित है, तो अभिकेंद्रीय बल पर आधारित है, अपकेंद्रीय बल पर नहीं। तो आपको एग्जाम्पल के तौर पर ये भी समझ गए। उम्मीद करते हैं कि दोनों समझ गए होंगे। अब पढ़ते हैं बल आघूर्ण। बल आघूर्ण आपको क्या है? सदिश राशि है। बल आघूर्ण को कैसे लिखते हैं? तो देखिए बल आघूर्ण, तो बल आघूर्ण जो होता है फोर्स गुने लेंथ। क्यों? तो फोर्स जो होता है, फोर्स का ऐसा ही मात्रक न्यूटन, लंबाई का ऐसा ही मात्रक एन मीटर। तो एन मीटर जो है किसका मात्रक होता है? बल आघूर्ण। कभी कभी ऐसे क्वेश्चन पूछता है। थर्ड, बल आघूर्ण का डिफिनेशन क्या होता है? तो यानी कह सकते हैं बल और बल आघूर्ण के एक भुजा के गुणनफल को बल आघूर्ण, ये जो आपको लिखा हुआ है ना, फोर्स गुने लेंथ, इसी पर हम लोग क्या करेंगे? चर्चा करेंगे कि बल और लंबाई यानी बल आघूर्ण की लंबाई के गुणनफल को बल आघूर्ण कहते हैं। बल आघूर्ण एक सदिश राशि है। क्या राशि है? एक सदिश राशि है, सदिश राशि है। और बल आघूर्ण का एसआई मात्रक एनएम न्यूटन मीटर होता है। अब यहाँ पर फोर्स गुने लेंथ ये फॉर्मूला हो गया। जब ये पढ़िएगा आपको डायमेंशन में, तो ये बात बताएंगे न्यूटन और मीटर का डायमेंशन क्या होता है। तो मास गुने एक्सीलरेशन होता है। तो यहाँ पर एम एल टी के पावर -2 इंटू एल, ऐसे करके आप कह सकते हैं एम एल टू टी के पावर -2। तो आपको यहाँ नहीं, जब अगला चैप्टर में डायमेंशन पढ़ाएंगे उसमें ये बात बताएंगे, तो ये भी समझ आ जाएगा। फॉर्मूला कहाँ से है इसको रट लीजिएगा। उसका ऐसा ही मात्रक ऑटोमेटिक निकलेगा, उसका सदिश राशि है और उसका डायमेंशन भी आपको जानकारी हो जाएगा, जो अगले वीडियो में आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। अब आगे चलते हैं। देखिए एक होता है सरल मशीन, सिंपल मशीन। सरल मशीन जो होता है, सरल मशीन के बारे में जानकारी दीजिए। सरल मशीन क्या है? तो सरल जो मशीन है, सरल मशीन उसके बारे में होता क्या है? सरल मशीन जो है बल आघूर्ण पर ही आधारित होता है। तो सरल मशीन बल आघूर्ण पर ही क्या होता है? बल आघूर्ण के सिद्धांत पर आधारित होता है। तो बल आघूर्ण आप समझ गए कि बल आघूर्ण जो है फोर्स और बल आघूर्ण के भुजा के लंबाई के गुणनफल को हम लोग बल आघूर्ण कहते हैं। बल आघूर्ण के सिद्धांत पर सरल मशीन आधारित है, उसी के सिद्धांत पर बल आघूर्ण के। तो ये बात आप समझ गए। कभी कभी पूछता है कि सरल मशीन किस सिद्धांत पर आधारित है? तो बल आघूर्ण, ये बात आप जानना जरूरी है। उसके बाद आगे पढ़ते क्या है, आगे क्या है देखते रहिए। आगे है कि सरल मशीन हो गया,
और ये जो है ना, ये सरल मशीन हो गया। और सरल मशीन बहुत सारे इसमें एग्जांपल होता है, उत्तलक, घिरनी, अनंत। तो उत्तलक जो होते हैं, उत्तलक के बारे में हमको जानकारी नहीं है कि उत्तलक क्या है, अभी नहीं है, लेकिन थोड़ी अगला 2 मिनट या 3 मिनट के बाद आपको बारे उत्तलक बताएंगे। घिरनी क्या है, ये सब इसी का एग्जांपल है, सरल मशीन। तो ये आप समझ गए कि जो इम्पोर्टेंट है उसी बातों को हमने बताया। जो उत्तलक इसमें एग्जांपल है उस पर चर्चा कर रहे हैं। उत्तलक क्या है, देखिए उत्तलक कभी कभी क्वेश्चन पूछता है कि उत्तलक क्या है। तो उत्तलक के बारे में देखिए कैसे आपको डिफिनेशन याद रखना होगा। देखिए एक मैंने आप कह सकते हैं मैंने टेढ़ी मेढ़ी एक छड़ है। उत्तलक कैसे समझना है, टेढ़ी मेढ़ी छड़ है जो आपको एक निश्चित एरिया को घेरता है। कौन? उत्तलक, उसी को उत्तलक कहते हैं। देखिए माने एक निश्चित चारों स्वतंत्र घूम सकती है उत्तलक। तो उत्तलक जो है ना, 3 बिंदु इनमें होते हैं और एक टेढ़ी मेढ़ी छड़ है, एक निश्चित बिंदु को, एक निश्चित एरिया को घेरती है या घूम सकती है। एक निश्चित एरिया में वो घूम सकती है। इसमें 3 बिंदु होती है, आबलम, आयास, एक होते हैं आपको भार। तो आलम बोले आलम होता है, क्या होता है? आलम। फिर से आलम, एक होता है आयास, एक होता है आपको भार। आलम्ब क्या है इसके बारे में देखिए जानकारी लीजिए कि उत्तलक के छड़ स्वतंत्रता पूर्वक घूम जाए। जो उत्तलक के छड़ जो टेढ़ी मेढ़ी थी वो अगर स्वतंत्रता पूर्वक घूम जाएगी उसको आलम्ब कहते हैं। आयास क्या है? आयास देखिए, आयास जो है उत्तलक के उपयोग में लाने के लिए उस पर जो बल लगाया जाता है, उत्तलक के उपयोग में जो बल लगाया जाता है उसी को आयास कहते हैं। जो स्वतंत्रता पूर्वक निश्चित माने एरिया में घूम सकता है उसको भार कहते हैं। उत्तलक के 3 बिंदु होते हैं, तीनों बिंदु पर हम लोग चर्चा कर लिए। अब नेक्स्ट बिंदु क्या है इस पर चर्चा करेंगे। उत्तलक के प्रकार, बहुत क्वेश्चन पूछता भी है, देखते रहिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो उत्तलक के प्रकार क्या है इसके बारे में चर्चा करेंगे। उत्तलक के 3 प्रकार होते हैं, प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी, तृतीय श्रेणी। तो प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी, तृतीय श्रेणी क्या है इसके बारे में उत्तलक के प्रकार है। उत्तलक के प्रकार 3 होते हैं। एक होते हैं प्रथम श्रेणी, एक होते हैं द्वितीय, एक होते हैं तृतीय। तो आपको दिखाई देगा उत्तलक के प्रकार कितने होते हैं? 3, प्रथम, द्वितीय, तृतीय। प्रथम में क्या होता है? प्रथम श्रेणी में जो है इसका आप ये कह सकते हैं यांत्रिक लाभ 1 से अधिक, 1 के बराबर, 1 से कम हो सकता है। माने 1 से अधिक या कम या बराबर हो सकता है। द्वितीय श्रेणी में जैसे कैंची ऊंची इसके अंतर्गत आते हैं। कभी कभी पूछता है यांत्रिक लाभ 1 से अधिक, 1 से कम, 1 के बराबर किस श्रेणी के अंतर्गत आते हैं? तो प्रथम श्रेणी जो उत्तलक का प्रथम टाइप है। द्वितीय उत्तलक का में होता क्या है? 1 से अधिक होता है। यांत्रिक लाभ कितना होता है? 1 से अधिक होता है। उसको क्या कहते हैं? द्वितीय श्रेणी। तृतीय श्रेणी के अंतर्गत उत्तलक में होते 1 से कम होता है। तो पूछता है कि 1 से कम यांत्रिक लाभ किस श्रेणी के अंतर्गत आते हैं? तो तृतीय श्रेणी उत्तलक के अंतर्गत आते हैं। अब देखिए संतुलन है, इसके बाद हम उम्मीद करते हैं कि ये सभी समझ आ गया होगा। अब पढ़ेंगे हम लोग संतुलन। तो संतुलन क्या है, इसमें सबसे डिफिनेशन आप पूछकर कितने प्रकार के होते हैं इसके बारे में जानकारी लीजिए। संतुलन जो है 3 प्रकार के होते हैं। संतुलन कितने प्रकार के होते हैं? संतुलन 3 प्रकार के होते हैं। प्रथम जो है अस्थाई संतुलन, एक होते हैं अस्थाई संतुलन, तीसरा होते हैं उदासीन संतुलन। तो
संतुलन 3 प्रकार के हुए, अस्थायी संतुलन, अस्थायी संतुलन, उदासीन संतुलन। तो उम्मीद करते हैं कि केवल जो आपको संतुलन से टाइप पूछ सकता है, इससे ज्यादा क्वेश्चन ना पूछकर कुछ मैंने यानी आपको बता दिए संतुलन कितने प्रकार के होते हैं। अधिकांशतः यानी आप किसी भी एग्जाम में जाइएगा तो न के बराबर पूछता है, लेकिन फिर भी जान गए कि संतुलन कितने प्रकार के होते हैं। तो संतुलन 3 प्रकार के होते हैं, अस्थायी संतुलन, अस्थायी, उदासीन संतुलन। तो उम्मीद करते हैं कि जो आपको उम्मीद करते हैं कि जो वीडियो आपको दिखाएं बहुत अच्छा लगा होगा, बहुत अच्छा लगा हो तब भी आप सब्सक्राइब कीजिए, पहले नहीं। अगर अच्छा लगा होगा तब, अभी नहीं। ऐसा नहीं कि आपको अच्छा नहीं लग रहा है, समझ नहीं आ रहा है तो वीडियो को आप सब्सक्राइब ना करें। उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो अच्छा ही लगा होगा तो जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, अगर नहीं लगा होगा तो सब्सक्राइब नहीं कीजिएगा। हाँ, अब प्रीवियस क्वेश्चन को कुछ 2-3 क्वेश्चन जो है आप सुन सकते हैं। कैसे 10-12 क्वेश्चन को आपको सुना रहे हैं। देखिए क्वेश्चन क्या है, आपको हम ये बात बता दें कि जूल निम्नलिखित की इकाई है। जूल किसका है? ऊर्जा का है कि बल का है कि दाब का है कि तापमान का है? जूल ऊर्जा का, आरआरबी 2004 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। और उसके बाद हर्ज क्या मापने की यूनिट है? तो तरंगों की आवृत्ति, एसएससी 2015 में पूछा हुआ है। उसके बाद बताइए कि हाँ यहाँ पर देखिए कि क्वेश्चन है